तमन्ना यानी श्रीमती अरुण प्रताप सिंह से मेरा परिचय सिर्फ 1 साल पुराना है, पर उनके प्रति मैं जो अपनापन महसूस करता हूँ वह इस परिचय को पुराना कर देता है। आज तमन्ना जी जा रही हैं। उनके पति अरुण प्रताप सिंह नौकरी से रिटायर हो गए हैं, इसलिए अब वह सपरिवार अपने शहर वाराणसी वापस जा रहे हैं। मैं उदास हूँ, उनसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। उन्हें जाते हुए देखना मेरे लिए कठिन होगा, फिर भी मिलना तो है ही। यही सोचकर मेरे कदम उनके घर की ओर उठ गए। मैं जितने कदम आगे को बढ़ाता था, मेरा अतीत मुझे उतना ही पीछे ले जाता था। आखिर मेरे सामने वह दिन आ ही गया जब मैं पहली बार अरुण प्रताप के घर गया था। वैसे मेरा अरुण प्रताप से सीधे कोई परिचय नहीं था। मेरा परिचय तो उनके घर रहकर पढ़ने वाले उनके भतीजे शक्ति से था। मैं स्कूल में अध्यापक था, अतः शक्ति ने मुझे अपनी चाची के बच्चों को पढ़ाने के काम में लगा दिया था। इसी सिलसिले में मैं उनके घर पहली बार गया था। दरवाज़ा शक्ति के चाचा यानी अरुण प्रताप ने खुला था। सामान्य कद, गोरा रंग, उम्र कोई 56 साल, सिर पर बचे आधे बाल जो कि सफ़ेद थे, और आँखें ऐसी मानो मन के भीतर जाकर आपका एक्सरे उतार रही हो। शक्ति से अक्सर उसकी चाची की जो तारीफ मैंने सुनी थी, उससे अंदाज़ा लगाया था कि उसकी चाची बहुत प्यारी और ममतामयी महिला होगी। अरुण जी ने शक्ति के साथ साथ अपने बच्चों अंश और हर्ष को भी बुलाया। साथ में आई एक बहुत ही खूबसूरत महिला। शक्ति ने बताया कि यह उसकी चाची है। मैं चौंक पड़ा। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। लंबा कद, गोरा रंग, छरहरा बदन, आकर्षक चेहरे पर स्मित मुस्कान, और उम्र रही होगी कोई 33-35 साल। अगर शक्ति मुझे पहले ना बताता तो मैं उन्हें अरुण जी की बेटी ही समझता। पहली बार उन्हें देखकर उनके प्रति एक अजीब सी दया और सहानुभूति का भाव मेरे मन में उमड़ आया था। और उमड़ भी क्यों ना आता। 33-35 साल की खूबसूरत महिला को 56 साल के आदमी की पत्नी के रूप में देखना, इसके अलावा और क्या भाव ला सकता था। मुझे उनके बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। मैं हर दोपहर स्कूल के बाद उन्हें पढ़ाने के लिए जाने लगा था। उस समय अरुण जी ऑफिस गए होते थे और शक्ति कॉलेज। बच्चों को पढ़ाते समय वह अक्सर मेरे लिए चाय नाश्ता दे जाया करती थी। पहली बार मैंने मना किया तो वह बोली थी, कॉलेज से सीधे यहाँ पढ़ाने आ जाते हो, भूख तो लग ही जाती होगी, थोड़ा खा लोगे तो तुम्हारा भी मन पढ़ाने में ठीक से लगने लगेगा। मैंने फिर कभी उनका चाय नाश्ते के लिए प्रतिवाद नहीं किया था। श्रीमती सिंह बहुत ही स्नेही और लोकप्रिय महिला थीं। मुझे उनके घर अक्सर उनकी कोई न कोई पड़ोसिन बैठी मिलती थी। कभी किसी व्यंजन की रेसिपी लिखती तो कभी कोई नया व्यंजन चखती। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, तुम मुझे बार बार श्रीमती सिंह कहकर यह न याद दिलाया करो कि मैं अरुण प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। तुम मुझे तमन्ना कहकर बुला सकते हो। तब से मैं उन्हें तमन्ना जी ही कहने लगा था। एक रोज़ मैंने उनसे पूछा, तमन्ना जी, आपकी शादी आपसे 2 गुने उम्र के इंसान से क्यों हुई? मेरे इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं झेप सा गया था। वह बोली थी, यह शर्मिंदा होने की बात नहीं है, जो सच है वह सच है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं तब बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे बड़े पापा ने मुझे पाला पोसा था। उन्होंने ही मेरी शादी अरुण जी से तय की थी। उन्होंने यह तो देखा कि लड़का अच्छी नौकरी में है, अच्छा घर है, पर यह नहीं देखा कि वह मुझसे उम्र में कितना बड़ा है। और तब मैं इतनी समझ भी नहीं रखती थी कि इसका विरोध कर सकूं। तुम यह भी कह सकते हो कि मुझ में विरोध कर सकने की हिम्मत नहीं थी। अपनी किस्मत समझकर मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। फिर जब मेरे जीवन में अंश और हर्ष आ गए तो लगा कि मुझे फिर से जीने का मकसद मिल गया हो। और अब तो इतना समय बीत गया कि मुझे लोगों की घूरती निगाहों, पीठ पीछे की कानाफूसी, इस सब की आदत हो गई है। हाँ, बुरा तब लगता है जब लोग मेरे और शक्ति के रिश्ते पर उंगलियां उठाते हैं। तुम ही कहो विकास, क्या मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि अपने रिश्ते के बेटे के साथ? छी, मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है।
फिर लोग कहते हुए क्यों नहीं झिझकते? तो क्या उनका चरित्र मुझसे भी गया बीता नहीं है? शक्ति को मैंने सदा अपना बड़ा बेटा, अंश और हर्ष का बड़ा भाई समझकर ही स्नेह दिया है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में छलक आई 2 बूंदों को मैंने देख लिया था, जिसे वह जल्दी से छिपा गई थी। मैं जानता था कि उनके मोहल्ले में श्रीमती सिंह जी और शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती थी। कोई कहता कि उनका रिश्ता चाची भतीजे से बढ़कर है, कोई कहता शक्ति उनका प्रेमी है। जितने मुंह उतनी बातें होती थी। लोग मुझसे भी पूछते थे, तुमसे श्रीमती सिंह जी कैसा व्यवहार करती हैं? मैं झुंझला जाता था। कभी तो इतना गुस्सा आता था कि जी करता एक एक को पीट डालूं, पर कभी कभी मैं खुद इन्हीं बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाता था। श्रीमती सिंह शक्ति को बहुत महत्व देती थी, हर एक बात पर उसकी राय लेती थी। कभी कभी तो अरुण जी की बात भी काट कर वह शक्ति की ही बात मानती थी। कभी कभी मैं सोचने लगता कि यह कैसा रिश्ता है उन दोनों का, पर फिर मुझे लगता कि अगर तमन्ना सिंह 35 साल की ना होकर 50 साल की होती और शक्ति से ऐसा ही बर्ताव करती तो शायद सब उन्हें ममतामयी माँ कहते। पर आज वह किसी और ही संबोधन से जानी जाती थी। आज मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मैंने तमन्ना जी से कहा, मैं आज तक आपको सिर्फ पसंद करता था, पर अब मैं आपका आदर भी करने लगा हूँ। जो आपने किया वह करना सच में सबके बस की बात नहीं है। उस दिन मैंने एक नई तमन्ना को जाना था, जो अकारण ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं उनके आकर्षण में खोने लगा था, जिसे मैं चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। मैं जानता था कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है, पर इससे मेरी भावनाओं के आवेगों में कोई कमी नहीं आ रही थी। वह मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी, फिर भी मैं अपने आप को उनके बहुत करीब पाता था। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती हैं। फिर अपनी ही सोच पर मुझे हंसी आ जाती और मैं इस विचार को अपने मन से परे धकेल देता। वक्त अपनी गति से बीत रहा था। शरद ऋतु के बाद अचानक ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। मैं बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था। उस दिन सिंह जी भी घर पर ही थे। तमन्ना जी मुझे नाश्ता देने आई तो मैंने पाया कि उनके बालों से पानी टपक रहा था। वह शायद नहा कर आई थी। भरी ठंडी में शाम ढले उनका नहाना मुझे विचलित कर गया। मैं कुछ सोचता उससे पहले ही मेरे कानों में सिंह जी की आवाज़ पड़ी, तू इतनी ठंड में नहाई क्यों? अकल घास चरने गई है क्या तेरी? बीमार पड़ेगी तो काम कौन करेगा घर का? मुझे बड़ा अजीब लगा उनका अपनी पत्नी से बात करने का तरीका देखकर। अगले दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो अंश और हर्ष पड़ोस के घर खेलने गए थे। वह मुझसे बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। वह जाने को मुड़ी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप बैठो जरा। फिर मैंने उन्हें बिठाकर पानी का गिलास थमाया, जिसे वह एक ही सांस में पी गई। मैंने उनसे पूछा, आप ठीक तो हैं तमन्ना जी? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? और यह आपके चेहरे पर चोट का निशान कैसा है? मेरी बात सुनते ही वह फफक कर रो पड़ी। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, समझ नहीं पाया कि क्या करूं। उन्हें रोने दूं या चुप कराऊं। फिर कुछ पल रो लेने के बाद उनकी आंखों से बरसाती बादल खुद ही तितर बितर हो गए। वह कुछ संयत होकर बोली, परेशान कर दिया ना तुम्हें? कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा, आप बताएं, आप परेशान क्यों हैं? वह बुझे स्वर में बोली, तुम नहीं समझ पाओगे विकास। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, तमन्ना जी, मैंने कल आपकी और सिंह जी की सारी बातें सुन ली थी। तमन्ना जी ने मुझे चौंक कर ऐसे देखा मानो मैंने उन्हें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हूँ। वह एक बार फिर सिसक उठी। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तमन्ना जी, परेशान या दुखी होने की ज़रूरत नहीं। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अगर चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। पर आपने बताया नहीं, यह चोट क्या आपको किसी ने मारा है? तमन्ना जी ने व्यंग से होठ टेढ़े करते हुए कहा,
अरुण जी को लगता है कि पड़ोस में रहने वाले त्यागी जी से मेरा कुछ। उनकी बातें सुनकर मैंने सिहर कर पूछा, वह ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वह कुछ भी सोच सकते हैं विकास। किसी 56 साल के पुरुष की पत्नी अगर जवान हो तो वह उसके बारे में कुछ भी सोच सकता है। त्यागी जी तो फिर भी ठीक है, वह तो दूध वाले तक के लिए मुझ पर शक करते हैं। तमन्ना जी की बातें सुनकर मैं सिंह जी के प्रति घृणा से भर उठा। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? वह झुंझला कर बोला, क्या समझाऊं और कब तक समझाऊं? हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, फिर भी वह मुझ पर शक करते हैं। मैं ही क्यों बार बार अपनी पवित्रता का सबूत दूं? क्यों मैं ही अग्नि परीक्षा से गुजरूं? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? उनकी बातों ने मुझे झकझोर डाला था। मैं अब तक यही समझता था कि वह एक सुखी गृहस्थी की मालकिन है, पर आज जब मैंने उनकी हंसती दुनिया का रोता हुआ सच देखा तो जाना कि वह कितनी अकेली और परेशान है। देखते देखते 1 साल बीत गया। अंश और हर्ष की परीक्षाएं हो चुकी थीं और अब उन्हें मेरी ज़रूरत न थी। फिर भी मैं किसी न किसी बहाने तमन्ना जी से मिलने चला ही जाता था। जब कभी शक्ति से मुलाकात होती तो वह कहता, आपको चाची जी पूछ रही थी। बस इतनी सी बात का सूत्र पकड़कर मैं उनके घर पहुंच जाता, पर मन में कहीं एक डर भी था कि कहीं मेरा अधिक आना जाना तमन्ना जी के लिए किसी परेशानी का कारण ना बन जाए। फिर एक दिन मुझे शक्ति मिला। उसने मुझे बताया कि हम सब ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने शहर वाराणसी जा रहे हैं। मैं चौंक पड़ा। यह खबर मेरे लिए बहुत ही अप्रत्याशित और तकलीफदेह थी। अतीत की पगडंडियों पर चलते चलते मैं तमन्ना जी के दरवाजे तक पहुंच चुका था। हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा तमन्ना जी ने ही खोला। मुझे देखकर उनकी आंखों में एक अनोखी सी खुशी तैर गई थी, जिसे छिपाती हुई वह बोली, विकास आओ आओ, मिल गई फुर्सत आने की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह शिकायत किस लिए? शिकायत तो मुझे करनी चाहिए थी कि आप जा रही हैं मुझे छोड़कर। मेरा मतलब हमारे शहर को छोड़कर। अंदर घुसते ही मैंने देखा बैठक का सारा सामान खाली हो चुका था, सिर्फ सोफ़ा पड़ा था। मैंने बैठते हुए कहा, सामान से खाली घर कैसा लगता है ना? ठीक वैसा ही जैसा भावनाओं और संवेदनाओं से खाली मन लगता है। तमन्ना जी ने अर्थ भरे नयनों से देखते हुए कहा। बात की गंभीरता को कम करने के लिए मैंने पूछा, सब लोग कहाँ हैं? शक्ति बच्चों को लेकर आज ही गया है। थोड़ी पैकिंग बाकी है, जिसे पूरा करके मैं और सिंह जी भी कल निकल जाएंगे, तमन्ना जी ने बताया। फिर कुछ रुककर अपने पैर के अंगूठे से फर्श कुरेदती हुई बोली, अच्छा हुआ विकास जो तुम आज आ गए। बहुत इच्छा थी आखिरी बार तुमसे मिलने की। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्यों, कोई खास काम था क्या मुझसे? काम तो कुछ नहीं था, पर कुछ है जो तुम्हें बताना शेष रह गया था। ना बताऊंगी तो जीवन भर मन ही मन उन्हीं बातों से घुटती रहूंगी। तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ? डरती हूँ कि जिस आग को अब तक अपने मन में दबा कर रखा था वह मुझे ही ना जला डाले। विकास, मैं यह तो जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। अपने प्यार की स्वीकृति मिलते ही मैंने तरल निगाहों से उनकी ओर देखा, मगर तमन्ना के आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी जगह से उठकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि उन्होंने कहा, अब तक तो सिंह जी को शक ही था, पर डरती हूँ कि मेरे मन में फूट आई तुम्हारे प्यार की कोमपल उनका शक यकीन में ना बदल दें। इसलिए यहाँ से पलायन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हुए मैं खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाऊँगी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी अब तक की सारी तपस्या और आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें यह सब बताना ज़रूरी भी था, क्योंकि इस अनकहे प्यार का अंतर्दाह अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। इतना कहकर वह चुप हो मेरी ओर देखने लगी। उनकी बातें सुनकर मैं उनके पास गया और कहा, आपका आत्मसम्मान और प्यार दोनों ही मेरे लिए सहेजने
और पूजा करने के योग्य हैं। आपसे दूर होना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर शायद यही सही है कि अंतर्दाह ही हमारी नियति है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। उदय के पत्नी का नाम अनीता है और उनको एक बेटा और एक बेटी है। उदय अपने परिवार से नाराज होकर अपने परम मित्र रमेश के घर पहुंच गया। शायद वहां जाकर ही मन कुछ शांत हो जाए। सोचते सोचते उदय कब अपने ख्यालों में खो गया। उसे याद आने लगे कुछ गुजरे हुए पल। अरे आप बेटे को अपने साथ सुला लो, बेचारा बुखार से तप रहा है, आपके साथ सोने की जिद कर रहा है, पत्नी ने विनय भरे स्वर में उदय से कहा। लेकिन बेटी ने अपने अलावा किसी को भी कभी पापा के साथ सोने नहीं दिया था, लिहाजा अब भी वह जोक की तरह पापा से चिपकी सो रही थी। उसकी बचपन से यही जिद रही थी कि किसी को कहीं जगह मिले या ना मिले, वह तो बस पापा के साथ सोएगी। परिणाम स्वरूप उदय बेचारा दोनों के बीच फंसा था। भला कैसे सो पाता? जरा सा भी अगर अंदेशा होता प्रिया को कि पापा उठकर कहीं जाने वाले हैं, तो वह गहरी नींद से भी जाग उठती थी। सो एक भूत की तरह लेटा लेटा अकड़ गया था उदय। एक बाजू के नीचे बेटा तो दूसरे के नीचे बेटी। हिलना डुलना बिल्कुल बंद। अब करे भी तो क्या करे? प्यार में कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। और जब बात बच्चों की हो तो क्या कहना। तभी किसी की आवाज से तंद्रा भंग हुई उदय की। अरे भाई, फिर खो गए कहीं? अरे दोस्त, चाय दोबारा ठंडी हो जाएगी और इस बार तुम्हारी भाभी को इसे गर्म करने को कहने की मेरी तो हिम्मत नहीं। और एक तू है कि मुझे पिटवाने पर आमादा है। चुटकी बजाते हुए मजाक के स्वर में बोला था उदय का परम मित्र रमेश। अरे आप भी ना, बस। रमेश की पत्नी सरोज, जो अभी एक ट्रे में 2 कप लेकर कमरे में प्रवेश कर रही थी। मैं भाई साहब को अच्छी तरह जानती हूँ। फिर चाय का प्याला उदय की ओर बढ़ाते हुए बोली सरोज। लीजिए भाई साहब, चाय पीकर फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाइए और पकड़ लीजिए उस महके हुए और बहके हुए ख्याल को। लेकिन रमेश और सरोज वास्तव में ही इस बात से कतई बेखबर थे कि उदय कहाँ गुम था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि आज फिर उसके अपने ही उसके नाजुक दिल पर नस्तर लेकर वार पर वार करते जा रहे थे। लहू दिल में न रुककर आंखों से बहना चाहता था, जिसे उदय बहुत देर से रोके बैठा था। लेकिन सैलाब आखिर कब तक रुकता? सब्र का बांध टूटते ही उदय ने मुंह घुमा लिया। अब रमेश और सरोज इतना तो जान ही गए थे कि बात कुछ खास ही है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। अबे दोस्त, क्या अब मुझसे भी छिपाएगा? यहाँ हमें सताने के लिए आया है क्या? बोलना, आखिर क्या हुआ है? सरोज दुखी मन से वहां से उठकर रसोई में चली गई थी। हालांकि बोलना चाहता था उदय, लेकिन उसका गला रूंध गया। अगर वह बोलने की कोशिश करता तो राज खुल सकता था, लिहाजा वह मुंह घुमाए ही बैठा रहा। देख दोस्त, आज कुछ भी हो जाए, मैं अनीता भाभी से आज लड़कर ही रहूंगा। गृहस्थी यूं भी चलती है, भला कभी जहां विश्वास खत्म हो जाए वहां जीवन नरक हो जाता है। मैं अभी मिलाता हूँ फोन भाभी से, उठते हुए बोला रमेश। लेकिन उसका हाथ पकड़कर रोक लिया उदय ने। नहीं रमेश, यह बात नहीं है। हाँ, विश्वास तो खैर खत्म हो चुका है मेरे घर में। सही कहा जाए तो विष का वास हो चुका है उस जगह। और फिर इस पर विडंबना यह है कि सारा का सारा विष मेरे हिस्से में आ गया है। मुझे थोड़ा सा वक्त दे मेरे दोस्त, मैं खुद ही तुझसे बात करके जी हल्का करना चाहता हूँ। उधर सरोज, जो रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी, रोक नहीं पाई अपनी आंखों को बहने से, और तूफान और अपने अंदर ही समेटे उदय चल पड़ा था। लेकिन उस तूफान के झटके रमेश और सरोज उदय की लड़खड़ाहट भरी चाल को देखकर महसूस कर पा रहे थे। और 2 दिन बाद उदय के घर से फोन बज उठा। दूसरी ओर उदय की बेटी प्रिया थी। अंकल, पापा है ना आपके यहाँ? देखिए,
झूठ मत बोलिएगा, पापा आपके पास ही बैठे हैं ना। हद कर दी है पापा ने तो, यहाँ घर पर मेहमान बैठे हैं और पापा हैं कि, बोले ही जाती प्रिया, मगर रमेश उसे न रोकता। अरे कौन आया है, क्या बात है, कुछ बताएगी भी या बोलती ही चली जाएगी। बात कुछ भी होती, लेकिन प्रिया के बोलने के ढंग से आज रमेश भी दुखी हो उठा था। फिर से आवाज आई प्रिया की, अगर पापा आपके पास है तो उन्हें फौरन घर भेज दे, यहाँ भैया के रिश्ते वाले आए हुए हैं और पापा का पता नहीं। और प्रिया ने झट से फोन काट दिया। फिर वही बैठे उदय के मुखातिब होते हुए बोला रमेश, दोस्त मैं सचमुच बहुत हैरान हूँ मेरे भाई। यह वही प्रिया है जो दुनिया में सबसे अधिक लाडली थी तुझे। सचमुच दुख हुआ उसकी बात करने के ढंग से, लेकिन माजरा क्या है आखिर, कोई तुम में से मुझे बताएगा। मेरे दोस्त मेरे साथ चल भाई, इस पारिवारिक गिरोह का सामना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। रमेश का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला उदय, सचमुच दुख हो रहा है मुझे प्रिया का यह रूप देखकर। मुझे बचा ले मेरे यार, लगता है पिछले जन्म में अवश्य ही कुछ ऐसे गुनाह किए होंगे जिसकी सजा मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी भुगत रहा हूँ। कहा तो अनीता को बच्चों को समझाना चाहिए और कहा उसी की सह पाकर सब मुझ पर सवार होने की कोशिश में लगे हैं। उदय बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। खैर कुछ देर बाद रमेश उदय के साथ उसके घर की ओर चल दिया। वहां सचमुच ही मुंबई से बेटे के रिश्ते वाले आए हुए थे। कुछ भी था, बेटी को ऐसे ढंग से नहीं बोलना चाहिए था। बहुत ही दुखी हो गया था उदय। हालांकि उदय चाहता था कि शादी बहुत ही सादे ढंग से की जाए, लेकिन पत्नी तथा बच्चे झूठी शान दिखाना चाहते थे। यह इच्छा तो उनकी थी, लेकिन वे इसे उदय के मुंह से कहलवाना चाहते थे। लेकिन उदय को अपने परिवार की कलह से भी बचना था, सो उसने बात ऐसे ढंग से की जिसे सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। उसने बात करते हुए बेटे के होने वाले ससुर को कहा, देखिए समधी जी, हम तो सादा विवाह ही पसंद करते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपकी एक ही बेटी है, लिहाजा जैसे आप चाहें वैसा करें। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। और तिरछी नजरों से देखा तो अनीता के अंदर का उबाल देखकर चेहरे से साफ पड़ गया था उदय। और ना करते हुए भी बेटी की शादी में उसके ससुराल वालों ने जो कुछ किया उसे सब के सब देखते रह गए। हालांकि उदय के पास सिवाय एक स्कूटर की कोई अन्य वाहन नहीं था, लेकिन पत्नी ने बेटे के ससुराल से मिलने वाली कार के लिए एक बार भी झूठ मूठ के लिए मना नहीं किया था। और फिर वही शुरू हो गया। ऐसे बेमेल विवाहों में होता है अक्सर। आशीष के ससुराल वालों के पैसे ने कुछ समय बाद ही अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया। बहू छाया ने बेटे से कभी कुछ तो कभी कुछ मंगवाना चाहा, जिसे बेटा अपनी सीमित आमदनी के होते हुए नहीं खरीद सकता था। लेकिन बहू ने वही चीज कुछ दिनों बाद अपने पापा से मंगवा कर आशीष के परिवार वालों को नीचा दिखाना आरंभ कर दिया। शायद उदय के दुर्भाग्य का अंत यहीं पर नहीं था। बेटे की शादी के दूसरे महीने ही बेटे ने घर पर दिए जाने वाले पैसों में बहुत ज्यादा कमी कर दी। कार जो थी बीमे पर ही लगभग 12,000 सालाना खर्च होता। 30 पर उसे चलाना भी पानी से नहीं था, खड़ी भी नहीं कर सकते थे, बैटरी वगैरह खराब हो सकती थी। न चाहते हुए भी लगभग 2,000 तो कार ने ही खाना शुरू कर दिया था। यानी कि लोहे की एक ऐसी भैंस घर में बंद गई थी जिसने केवल खाना ही था, दूध नहीं देना था। और मानो बस यहीं पर नहीं थी, उदय की तनख्वाह से बेटे की शादी के लिए उठाए गए कर्ज की बहुत मोटी किस्त कटनी भी शुरू हो गई थी। मोटी इसलिए कि उदय की नौकरी थोड़ी रह गई थी, कंगाली में आटा भी गीला हो चला था और बहू के तानों की आंख को और हवा मिल गई थी। एक दिन अचानक उदय के लगभग 15 बरस पुराने सहकर्मी जो उसके साथ काम करते थे, अचानक एक दिन उनका अमेरिका से फोन आ गया। अबे उल्लू, दूसरी ओर से आवाज आई। एक बार तो उदय चौंक उठा था कि इतना बेतकल्लुफ यार इतने दिनों बाद कौन सा आ गया है। फिर से आवाज आई, भूल गया अपने यार विजय को।
और एक हम हैं कि तुम्हारा नंबर इतने दिनों बाद भी ढूंढ लिया। नहीं यार, ऐसी बात तो दरअसल, और झूठ बोलने से जुबान लड़खड़ा गई थी उदय की। दरअसल वह रोज रोज की इस पारिवारिक कलह के कारण सब कुछ भूलता जा रहा था। उदय, मैं और तुम्हारी भाभी 10 तारीख की फ्लाइट से आ रहे हैं। शनिवार है, तुम्हारी भी छुट्टी होगी ना? हाँ हाँ, जरूर आना। तुम्हें मिलकर बच्चे तथा तुम्हारी भाभी भी बहुत खुश होगी। फोन रखकर पीछे मुड़ा तो अनीता सामने खड़ी थी। किसका फोन था? मेरा पुराना दोस्त है विजय, परिवार सहित अमेरिका से आ रहा है। बुला तो लिया है, आओ भगत कर पाओगे इतने बड़े आदमी की? व्यंग्यात्मक स्वर में बोली अनीता। सबके सब तुम्हारे जैसे नहीं है, समझी? अब गुस्से को रोक नहीं पाया उदय। उसे अपने दोस्त से मिलना है, ना कि उसकी दौलत से, समझी? सबके सब तुम्हारे जैसे लालची नहीं है। तुम्हारे लिए तो पैसा ही भगवान है। अंजाम देख भी रही हो, लेकिन फिर भी समझना नहीं चाहती। उदय का संकेत बहू व बेटे के उपेक्षापूर्ण व्यवहार की ओर था। खैर, नियत तिथि को विजय व उसकी पत्नी आ पहुंचे। उनके आगमन से तो नहीं, अपितु उनके लाए गए कीमती उपहारों को देखकर अवश्य प्रसन्न हुई अनीता। अरे भाई, वह नन्ही सी चुड़ैल कहाँ है? हम तो खास तौर पर उससे ही मिलने आए हैं, और अगर आप दोनों राजी हो तो साथ ले जाने आए हैं। अंतिम वाक्य विजय ने डरते हुए से कहा था, क्योंकि उसका इशारा बेटी प्रिया की ओर था, जिसे उदय व अनीता समझ गए थे। अरे भाई, हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, और आप लोगों व बिटिया रानी को मंजूर हो तो हम आकाश को फोन कर यहीं बुला लेते हैं। वह होटल में रुका है। लेकिन विजय, अबे घन चक्कर, हमें बिटिया चाहिए और कुछ नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। और थोड़ी नानुकुर व बेटी से पूछने के बाद अगले दिन उदय और अनीता ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। बहुत ही सादे ढंग से, बिना किसी दहेज के बेटी की शादी हो गई और प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ अमेरिका चली गई। यहाँ बेटे व बहू के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने उदय की मन की शांति भंग कर दी थी, लेकिन सिवाय तड़पने के कुछ भी नहीं कर सकता था वह। वहीं कुछ दिन पहले तक बहू की जी भर की तारीफ करने वाली अनीता भी आप कुछ छटपटाहट सी महसूस करने लगी थी। लेकिन कहती किससे? पति को तो वो कभी का खो चुकी थी। मात्र सांसों का चलना ही तो जिंदगी नहीं होता ना। परिणाम स्वरूप अंदर ही अंदर घुटती चली गई अनीता और बीमार हो गई। उदय ने उसे डॉक्टर से चेक करवाया तो सभी टेस्ट नॉर्मल थे। भला मन की बीमारी का इलाज भी होता है। उधर बहू अपने पिता की अथाह दौलत की नशे में मदमस्त तथा एक निठल्ले चापलूस की तरह उसके पीछे लगे बेटे ने एक दिन अपना अंतिम वार भी कर दिया। हम आपके साथ ऐसी हालत में नहीं रह सकते पापा। ससुर जी ने आनंद विहार में हमारे लिए एक बंगला खरीद दी है और हम कल वहां ही शिफ्ट कर जाएंगे। जर्जर हुए उदय व अनीता को मानो बिखरने के लिए इसी ठोकर का इंतजार था। उदय तो फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अनीता तो मानो काट की हो चुकी थी। शून्य में आंखें गड़ाए वह एक भूत की तरह प्रतीत हो रही थी। किसी तरह दिन कट गया और रात हो गई। अपने कमरे में लेटे लेटे उदय व अनीता न जाने कब सो गए, लेकिन सुबह केवल उदय ही जागा था। अनीता तो चीर निद्रा में चली गई थी। सुबह सुबह घर में भूचाल आ गया। सभी उदय को देखकर हैरान थे। वह बिल्कुल भी नहीं रोया था। क्यों? क्या जाने कि उसके आंसू तो कभी के सूख चुके थे, बह बह कर। हाँ, सफेद साड़ी व काला मन लिए बहू ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। आज बेटे को न जाने क्यों यह महसूस होने लगा था कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वही है। लेकिन कुछ देर बाद बहू ने फिर उसे वश में कर लिया था। पड़ोस के लोग सहन में बिछी चादर पर चेहरा नीचे किए बैठे थे। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदारों के इकट्ठा होने पर अनीता को लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर ले चल दिए थे लोग। इस सारे क्रियाकलाप में उदय आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा था और आज अनीता को गए 6 महीने बीत चुके थे। बेटे वह बहू को भी गए 5 महीने हो चुके थे। अकेला दीवारों से सिर मारता रहता उदय। रमेश व सरोज भी उसे सांत्वना देने का प्रयास करते, लेकिन वह यह भी जानते थे कि इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं था।